गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक आपका कंटिन्यू चल रहा है। आज इसका 10th और लास्ट लेक्चर है। इसके पहले हमने पूरी थ्योरेटिकल पार्ट जो आपका सरफेस केमिस्ट्री का है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आपको समझा चुका हूँ, एब्जॉर्प्शन के बारे में समझ चुके हैं, कैटलिस्ट के बारे में, एंजाइम के बारे में और कोलाइड का 4-5 एपिसोड का आपका पूरा लेक्चर जो था उसके बारे में आपने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लिया है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कोलाइड की एप्लीकेशन बताई थी और कहा था कि ये आपका सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस बोर्ड में आए हुए हैं, है ना। आपको ताकि उससे आइडिया लग जाए कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने स्टार्ट किया था जब ये टॉपिक तब भी कहा था यहाँ पर आपको जनरली एक तो आपको डायग्राम पूछा जाता है, एक आपको डिफरेंस के बारे में जो टेबल्स जितनी भी है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन आता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस पेपर जो था आपका बोर्ड का उसमें आया हुआ जो क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको समराइज़ कर दूंगा मैं आपको क्या तैयार करना है इस टॉपिक में। पहली चीज़, प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन था कोलाइड से, वह क्वेश्चन पहले एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। कोलाइड एक विस्मांगी तंत्र है जिसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में परीक्षित प्रावस्था, दूसरा परीक्षेपण के रूप में परीक्षण माध्यम होता है, ठीक है। विभिन्न मापदंडों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। कोलाइड विलयनों के विभिन्न गुण दर्शाए जाते हैं जैसे टिंडल प्रभाव, ब्राउनी, विद्युत कण संचलन। तो इस तरह की आपको एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। फिर क्वेश्चन जो हैं तो आपकी जैसे लैंग्वेजेज होती है तो वहाँ पर आपको आंसर उस स्क्रिप्ट में नज़र आता है, ऐसा यहाँ नहीं है, ठीक है। स्क्रिप्ट केवल इसलिए होती है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ जनरल चीज़ें दिमाग में वापस आ जाए, रिकेप हो जाए वो। अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने? पहला क्वेश्चन है द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में 2 अंतर लिखिए। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। कोलाइड में 2 डिफरेंस लिखने हैं आपको, 2 अंतर देने हैं। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये है आपका 2020 का क्वेश्चन, ओके बच्चों। अब यहाँ पर लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर तो आपको कई सारे अंतर बता रहे कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में। पहली चीज़ तो एफिनिटी की बात है, परिक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम में लायोफिलिक है वहाँ पर एफिनिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर एफिनिटी कम होती है। लायोफिलिक जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, ये अगर आपका सस्पेंडर हो भी जाए जैसे गोंद से वापस अगर गोंद पृथक भी हो जाता है तो वापस उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक बन जाता है, जबकि ये इरिवर्सिबल होते हैं। लायोफिलिक जो है इनके निर्माण को करना, इनको बनाना बड़ा आसान होता है, जबकि इनको विशेष विधियों के द्वारा बनाया जाता है। तो आपके पास टेबल है, ठीक है, लेक्चर में आप देख लें। तो वहाँ से आपको 2 डिफरेंस आसान से क्वेश्चन पूछा। इसी में सेकंड पूछा विद्युत कण संचलन को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रोस्पोरेसिस को डिफाइन करना है, तो विद्युत कण संचलन को परिभाषित कीजिए। इसकी डेफिनेशन लिखनी है केवल आपको। तो बोर्ड में बच्चों जितना पूछा जाता है उतना ही क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। जैसे इसने केवल डेफिनेशन पूछी है तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोलाइड विलयन को जब आप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कोलाइड कणों का किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। बस ये आपकी डिफाइन करनी है। फिर है क्या होता है जब प्रकाश पुंज कोलाइड विलयन से प्रवाहित किया जाए। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि क्या होता है जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन में संचरित करवाया जाए, ठीक है। मैं ब्रीफ में लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आपको पता है कि जब कोलाइड विलयन में प्रकाश को गुजारा जाता है तो कौन सा इफेक्ट होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर यही लिखना पड़ेगा आपको जितना पूछा गया है कि प्रकाश को कोलाइड विलयन में गुजारने पर प्रकाश का चमकीला पथ दिखाई देता है जिसे कि टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ओके। ये आपका 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 2019 में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से थे, ठीक है। अब 2019 के जो क्वेश्चन है बोर्ड के, अल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने वाले जियोलाइट उत्प्रेरक का नाम लिखिए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। अल्कोहल को
पेट्रोल में बदलना है, इसके लिए पूछ रहा है कि कैटलिस्ट कौन सा होगा। तो बच्चों ध्यान रखें ZSM5, ये वो है जो कि एल्कोहल को किस में बदलता है, पेट्रोल में। ये एक जियोलाइट उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर आपको आंसर इतना लिखना है, एल्कोहल को पेट्रोल में बदलने के लिए जियोलाइट उत्प्रेरक ZSM5 का प्रयोग किया जाता है। इसी के अंदर 1 नंबर के बाद सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर दीजिए। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस बताना है। तो बच्चों पहले पढ़ चुके हैं, आसान सा क्वेश्चन थ्योरेटिकल, कोई आपको इसमें से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। 2 अंतर पूछे, 2 अंतर बताने हैं। तो एडजॉर्प्शन सरफेस रिएक्शन है या सरफेस की घटना है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो संपूर्ण पदार्थ के द्वारा घटित होने वाली घटना है। इसके अलावा एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि जो विलय होता है वो केवल सरफेस पर होगा, जबकि ये संपूर्ण भाग में होगा। एब्जॉर्प्शन प्रारंभ में तीव्रता से होता है, एडजॉर्प्शन फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, जबकि ये लगातार एक जैसा बना रहता है। ओके। और एक क्वेश्चन जो इसमें आया है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है। आकार वर्णात्मक सेल्फ सेलेक्टिव, इसको क्या कहते हैं, जियोलाइट। ठीक है। तो आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक को जियोलाइट उत्प्रेरक कहते हैं। केवल एक 1 वर्ड आंसर है। सेकंड जो पूछा गया है, निम्नलिखित में प्रयुक्त अधिशोषक का नाम लिखिए। विलयन में रंगीन पदार्थों को हटाने के लिए आपको एब्जॉर्बेंट का नाम लिखना है। ठीक है। पहला क्या है, विलयन में जो कलर्ड होता है, विलयन के कलर को कलरलेस करने के लिए कौन सा एब्जॉर्बर काम में लिया जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है एक्टिव चारकोल का प्रयोग किया जाता है ना, एप्लीकेशन से है। और सेकंड जो है, गैस मास्क में क्या प्रयोग लिया जाएगा। तो गैस मास्क में बच्चों आपको बताया चारकोल, ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। तो कलरलेस करने के लिए भी चारकोल का प्रयोग किया जाता है, और गैस मास्क में भी क्या किया जाता है, जो माइंस में काम में लिया जाता है, तो वहाँ पर भी चारकोल का, जो कि गैसों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये थे 2019 के क्वेश्चन। ओके। अब बात करते हैं 2018 में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो 2018 में जो क्वेश्चन आए थे बोर्ड में, शहर में एक फैक्ट्री में प्रदूषण बोर्ड ने कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया। फैक्ट्री के मालिक ने कौन सा चिमनी में कोस्ट नहीं लगाया है। तो बच्चों लास्ट एप्लीकेशन पढ़ा था धूम्र अवक्षेपक। 1 वर्ड आंसर है सारी। क्या नहीं लगाया उसने, धूम्र अवक्षेपक, कोट्रेल नहीं लगाया उसने। अगर कोट्रेल क्या काम करता है, तो कार्बन के पार्टिकल को क्या कर लेता है, धुएं से एब्जॉर्ब कर लेता है, कोलाइडी पार्टिकल को हटा लेता है वहाँ से। सेकंड क्वेश्चन आया है, सोल के स्कंदन मान को परिभाषित कीजिए। किसी भी सोल का स्कंदन वैल्यू, डेफिनेशन लिखनी है स्कंदन मान। तो स्कंदन मान का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट की वह मात्रा जो किसी कोलॉइड विलयन को स्कंदित कर ले, उस मिलीग्राम में मात्रा को क्या कहा जाता है, किसी भी स्कंदन कारक की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कोलॉइड को स्कंदित करे, वह उसका क्या कहलाएगा, स्कंदन मान कहलाता है। और इसका मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया, स्कंदन क्षमता बराबर स्कंदित पदार्थ या इलेक्ट्रोलाइट की मिलीग्राम में मात्रा इंटू मोलरता अपॉन आयतन टोटल इंटू 100/1, वो आपका फॉर्मूला था। तो केवल यहाँ पर आपको स्कंदन मान की परिभाषा लिखनी थी। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो आया है, निम्नलिखित आयनों में स्कंदन क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और आयन दे रखे हैं आपको PO4-3, Cl-, SO4-2, ये हार्डी-सूल्ज़ के नियम पर है बच्चों। इन पे आपको बढ़ते क्रम में, तो जिसका चार्ज सबसे कम है वो सबसे कम स्कंदन कारक होगा, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा सल्फेट, और फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा आपका फास्फेट। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, हार्डी-सूल्ज़ पर आधारित है। इसके अथवा में आया, वेनेसिंग क्रीम किस प्रकार का पायस है। वेनेसिंग क्रीम बच्चों ऑयल इन वाटर, जलीय पायस होता है।
ठीक है ना। और कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल होता है। फिर इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया है, पायस का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इस पायस का आपको चित्र बनाना है तो डायग्राम ये है, वाटर है मॉलिक्यूल के आधिक्य में, परिक्षेपण माध्यम में, और बीच में क्या जाएगा आपका ऑयल लिख देंगे यहाँ पर, ऑयल पार्टिकल। ओके, ये आपके 2018 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट 2017 में चलें तो 2017 में जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, पहला कॉकटेल का नामांकित चित्र बनाइए। तो धूम्र अवक्षेपक का आपको नामांकित चित्र बनाना है। डायग्राम आपके पास है, मैंने आपसे नोट करवा लिया था तो आप देख लें। मैंने कहा ना डायग्राम आपको जनरली अपोहन, विद्युत अपोहन, कोलाइडी चक्की और आपको इसका कॉकटेल का डायग्राम तैयार करना है, क्योंकि अधिकांशतः डायग्राम पूछा जाता है। फिर आपका जो क्वेश्चन है, विलियन प्रावस्था में अधिशोषण को समझाइए और फ्रेंडलिक समीकरण लिखिए। अब बच्चों ये है कि विलियन, ये क्वेश्चन आपका फ्रेंडलिक से आया है 2016 में। क्वेश्चन क्या है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन कि विलियन अवस्था से, विलियन प्रावस्था से अधिशोषण की फ्रेंडलिक समीकरण लिखनी है। तो विलियन प्रावस्था में हम स्टार्ट करेंगे इसको लिखते समय कि एसिटिक एसिड, ठीक है ना। जब एसिटिक एसिड विलियन प्रावस्था है तो एसिटिक एसिड की एडिशन की बात करें तो एसिटिक एसिड को जब एक्टिव चारकोल मिला दिया जाता है तो एसिटिक एसिड की सांद्रता कम हो जाती है। अब इस विलियन की आपकी फ्रेंडलिक इक्वेशन क्या थी, तो x/m यही था, के पी की जगह यहाँ क्या था, सांद्रता 1/m, ये फ्रेंडलिक की आपकी इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर आपको सारे पैरामीटर लिखने हैं। x अधिशोषक की मात्रा है, m अधिशोषक का द्रव्यमान है, k यहाँ पर कांस्टेंट है, c उसकी सांद्रता है, ठीक है, और n अधिशोषण गुणांक है जो कि वैल्यू 0 से 1 तक होती है। ओके, तो ये आपको इसके साथ वैल्यू लिखनी है। अगला क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया, कच्चे आम को यदि जली विलियन, लवणीय विलियन में रख दिया जाए तो क्या होगा। कच्चे आम को यदि आप NaCl के इसके विलियन में रख देते हैं तो कच्चा आम क्या होगा, पिचक जाता है। और कारण क्या होता है कि आम के अंदर जो पार्टिकल है कोलाइड पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। और वाटर जो होता है, ठीक है ना, उसके चारों ओर प्रोटीन जो कोल होता है उसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन है कि अंडे को यदि रख दिया जाए तो क्या होगा। तो अंडे के अंदर भी जो जल होगा, यानी अंडे को जल में रखने पर जल अधिशोषित हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि अंडे के अंदर आपके प्रोटीन पार्टिकल होते हैं और वह आपका क्या होगा, स्कंदित हो जाएगा और प्रोटीन के द्वारा क्या किया जाएगा, जल को अवशोषित कर लिया जाता है। तो सिमिलर क्वेश्चन है ये। फिर आपका 2015 का क्वेश्चन है, एक ऋणावेशी सोल के लिए Na+ एल्यूमिनियम +3 और बेरियम +2 आयन को स्कंदन क्षमता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये हार्डी-सुल्ज़ का वापस वही नियम हो गया, जिस पर चार्ज ज़्यादा है तो वही आपका सबसे ज़्यादा अच्छा स्कंदन कारक होगा। तो यहाँ पर क्रम हो जाएगा ये। ओके, फिर 2014 में आया है, उत्प्रेरक की वर्णनात्मकता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 14 का क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की वर्णनात्मकता। उत्प्रेरक सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों आपको पता है कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो पहले लिखेंगे, उत्प्रेरक सेलेक्टिव होते हैं। और एक एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे CO+H2 निकल की उपस्थिति में करवाया जाए, CO+H2 ZnO की उपस्थिति में करवाया जाए, CO+H2 कॉपर की उपस्थिति में करवाया जाए, तो यहाँ पर आपके कैटलिस्ट बदलते हैं तो रिजल्ट भी सबका क्या होता है, अलग अलग आता है, जो आपको पता है। जैसे यहाँ पर आपका CH3OH आ जाएगा, यहाँ पर HCHO आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, ये यहाँ पर आपका CH4 बन जाएगा। तो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो रिजल्ट चेंज होने का मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम कि एक ही अभिक्रिया कारकों को भिन्न भिन्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर सेम क्रिया कारक होने पर भी उनके उत्पाद क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि आपके कैटलिस्ट क्या होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, चयनात्मक होते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में आया हुआ है, जलीयोजित फेरिक ऑक्साइड व आर्सेनिक सल्फाइड को मिश्रित करने पर क्या होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड में आर्सेनिक सल्फाइड मिलाया जाए तो क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों फेरिक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव सोल होते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है, नेगेटिव सोल होता है। जब किसी पॉजिटिव सोल में नेगेटिव सोल को मिलाया जाता है तो कॉन्गुलेशन हो जाता है, यानी कि स्कंदन हो जाएगा, तो कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है, ये आपका आंसर होगा। फिर 2013 की बात करें तो वहाँ पर क्वेश्चन आया है आपका, वैद्युत कण संचलन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको पता है यू आकार की ट्यूब लेते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो बच्चों ब्रीफ में बता रहा हूँ, मैं सब पढ़ लिया हमने। और जब आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण क्या होते हैं, किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर, अगर पॉजिटिव सोल है तो कैथोड की ओर और नेगेटिव सोल है तो एनोड की ओर गमन करते हैं। तो दो चित्र बताने हैं, एक तो कोलाइड विलयन की, फिर धारा प्रवाहित करने के बाद कोलाइड कण एक तरफ चले जाएंगे। तो ये डायग्राम आप बिल्कुल कंप्लीट करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया है कि स्वर्ण सोल बनाने का नामांकित चित्र बनाइए। गोल्ड सोल के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क में ध्यान है आपको, एक आप कंटेनर लेंगे इस तरह का और इसके अंदर क्या कर देंगे, आइस भर देंगे। फिर आप दो इलेक्ट्रोड लेते हैं सोने के, इसको विद्युत धारा से जोड़ देंगे और यहाँ पर KOH या NaOH का सॉल्यूशन होता है। अब इसमें स्पूलिंग होती है और आपके पार्टिकल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, क्रिस्टलाइट, फिर वह संघनित होकर किस में बदल जाते हैं, बर्फ़ के साथ संघनित होंगे, ठंडे होकर, और किस में बदल जाएंगे, स्वर्ण सोल में बदल जाते हैं। तो केवल आपसे डायग्राम पूछा गया है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है। फिर 2012 के अंदर जो क्वेश्चन आया है, विद्युत अपवहन का नामांकित चित्र बनाइए। याद है नामांकित चित्र, आपको एक SPM का थैला लेना है, दो इलेक्ट्रोड लगाने हैं, बस ये डायग्राम होगा। और यहाँ से आपके विद्युत पार्टिकल निकल कर किधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रोड की ओर। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है ना। तो मैंने सारी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब आप इसकी समरी देखिएगा, आपको तैयार क्या क्या करना है इसमें। बच्चों क्वेश्चन के बाद जब बॉडी क्वेश्चन आपने देखे तो मेन जो फीचर सामने आ रहे हैं, तो आपको किस तरह से टॉपिक को तैयार करना है। तो मैंने लास्ट यहाँ पर क्या की है, समरी लिखी है जो आपको करने हैं। सबसे पहले तो डिफरेंसेस करने हैं। डिफरेंसेस में पहला आपका भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, लायोफिलिक और आपका लायोफोबिक में यानी कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में डिफरेंस, और वास्तविक और कोलाइड विलयन में डिफरेंस। ये डिफरेंस की टेबल से आपके पास, उसको आपको प्रिपेयर करना है। डायग्राम आपसे बिल्कुल कंटिन्यू पूछा जा रहा है। तो ब्रेडी आर्क विधि का जो कि स्वर्ण सोल के लिए है, ध्रुव कार्टेल का यानी कि ध्रुव अवक्षेप पर जो आप चिमनी बनाते हैं उसका, विद्युत अपवहन, कोलाइडी चक्की, पायस और विद्युत कण संचलन का डायग्राम आपको करना है। और कुछ आपके रूल्स और डेफिनेशंस हैं, जैसे हार्डीज रूल्स पर हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो हार्डीज रूल्स नियम क्या है, फ्रेंडेलिक का समतापी कर्व क्या है, और स्कंदन क्षमता किसे कहते हैं, उड़न क्षमता, और पेप्टीकरण किसे कहा जाता है। तो किसी पदार्थ के अवक्षेप को उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कोलाइड विलयन में बदलने को क्या कहा जाता है, पेप्टीकरण कहलाता है। पेप्टीकारक जिस इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका पेप्टीकारक कहलाता है। फिर आपको एप्लीकेशन में मेन रूप से आपको औषधियों में, जैसे कि आपका ऑर्जिरोल है, प्रोडोर्जिरोल है, जो कि आंखों के लिए काम में लिया जाता है। तो उन औषधियों को एक आकाश का रंग नीला क्यों दिखा है, जल का शुद्धिकरण, और एंजाइम में जनरली ईस्ट के बारे में पूछा जाता है, जिसमें दो प्रकार के एंजाइम पूछे जाते हैं ईस्ट में पाए जाने वाले। तो एक तो इन्वर्टेज होता है और एक जाइमेज होता है। इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज इक्सु शर्करा जो होती है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, और जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। तो ये मेन फीचर्स है आपको जो ध्यान रखने होते हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक को पूरा क्लियर करें, ठीक है ना। 3 नंबर का आपका बोर्ड का पूरा टॉपिक रहेगा ये। और यहाँ पर आपको इजी है कि डायग्राम तैयार करना है और एक डिफरेंसेस तैयार कर लो आप, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपके लिए दोनों तैयार होने के बाद यहाँ से आपके सबसे ईजी टॉपिक है ये, थ्योरेटिकल टॉपिक है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, ये आपके अब तक जो है फिजिकल के जितने भी लेक्चर है मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू। ओके।